ओके, हेलो स्टूडेंट। तो जो हमारा टॉपिक चल रहा है ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर क्या है, हमने अभी तक पिछले वीडियोस में देखा। एक स्टैटिक मशीन है, डिवाइस है, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को, चाहे वो करंट हो या फिर वोल्टेज हो, उसको एक लेवल से दूसरे लेवल में शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। वन लेवल टू अनदर, ठीक है, कन्वर्ट कर सकते हैं वन लेवल टू अनदर विदाउट चेंजिंग इट्स फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो लास्ट में हम कहाँ तक थे, हमने देखा था कि नो लोड इक्वेशन, ठीक है, कि जब आपका ट्रांसफॉर्मर है उसमें कोई लोड नहीं है तो उस समय उसमें करंट फ्लो होती है, ठीक है, जिसे मैं क्या कहता हूं, I0 से डिनोट किया था, ठीक है। और वो कितना था, 2 to 5% ऑफ फुल लोड करंट, ठीक है। फुल लोड का आपका 2 से 5% करंट फ्लो होता है नो लोड के केस में, ठीक हो गया। तो अब आज है आपका कि एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, स्टेप टू स्टेप चलते हैं, ठीक। तो इतना मैंने थोड़ा सा आपका रिवाइज करा दिया, ठीक है। नो लोड इक्वेशन में लास्ट चैप्टर, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है। तो आज है आपका एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, आइडियल ट्रांसफॉर्मर, ठीक। एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर वो ट्रांसफॉर्मर होता है जिसमें कोई लॉस नहीं होता है, ठीक है। देखो, हम कोई भी जो ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चर करते हैं तो इस आइडियल ट्रांसफॉर्मर को बेस मानकर, ठीक है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई भी लॉसेस हो ना, लेकिन हम एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर मानते हैं कि उसमें लॉस नहीं होना चाहिए, तो हम अधिक से अधिक कोशिश ऐसी करते हैं कि लॉस कम से कम हो, ठीक है। तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर जिसमें लीकेज फ्लक्स ना हो, ठीक है, लॉसेस बिल्कुल ना हो, ठीक। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, नो लीकेज फ्लक्स, ठीक है, कोई भी लीकेज फ्लक्स ना हो, ठीक है। नो लॉसेस, कोई भी लॉस ना हो, ठीक है। तो इसकी पॉइंट है आइडियल ट्रांसफॉर्मर की, ठीक है। और एक दो पॉइंट और याद रखना आपने इसमें कि इसका जो कोर होता है, ठीक है, कोर की जो परमेबिलिटी होती है वो इनफाइनाइट होती है, इनफाइनाइट, ये पॉइंट याद रखना आपने, ठीक है। इनफाइनाइट परमेबिलिटी, ठीक है, इनफाइनाइट क्या, परमेबिलिटी ऑफ द कोर, ठीक है। जो आपका ट्रांसफॉर्मर का कोर होगा, ठीक है, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि एक कोर होता है जिसमें वाइंडिंग लपेटी जाती है, ठीक। तो कोर की परमेबिलिटी कैसी होनी चाहिए, इनफाइनाइट, ठीक है। इसका मतलब कि जो करंट चाहिए मैग्नेटाइजेशन के लिए वो बहुत कम चाहिए, ठीक है। देखो, इनफाइनाइट प्रोबेबिलिटी ऑफ द कोर का मीन्स है कि आपको जो करंट चाहिए वो बहुत ही कम चाहिए, किसके लिए, मैग्नेटाइजेशन के लिए, फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका इनफाइनाइट परमेबिलिटी, ठीक। तो अगर मैं इसको ग्राफ से ड्रॉ करूं तो हमने नो लोड के केस में देखा था, अगर मैं इसको V1 मानता हूं, ठीक है, तो इसमें लॉसेस नहीं है, नो लॉसेस, तो इसमें जो IW का कंपोनेंट था, IW वो नहीं होगा, ठीक है। IW इसमें प्रेजेंट नहीं होगा, आइडियल ट्रांसफॉर्मर के केस में आपका IW नहीं होगा, ठीक है। तो जो आपका नो लोड करंट था I0 वो किसके बराबर था, वो था आपका IW प्लस IM, ये हमने देखा था, ठीक है। वेक्टर सम ऑफ नो वाटफुल करंट और मैग्नेटाइजेशन करंट, इन दोनों का सम था। अब ये यहां पर है ही नहीं, तो जो आपका I0 है वो मैग्नेटाइजेशन करंट के बराबर होगा, ठीक है। तो आपका जो मैग्नेटाइजेशन करंट है, ठीक है, वो किस में होगा आपका, देखो, जो आपका I0 किसके बराबर हो गया, IM के बराबर, और IM कहा था आपका, यहां था इसमें, और यहीं पर क्या होगा आपका I0, ठीक है। तो V1 और I0 के बीच में कितना एंगल बना फिर, 90 डिग्री, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ये पावर फैक्टर। तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर के केस पे आपका जो पावर फैक्टर एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। पावर फैक्टर एंगल क्या होता है आपका, करंट और वोल्टेज के बीच का कोण, ठीक है। तो यहां पर IM ही I0 है, ठीक है, क्योंकि IW हमने नेग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि आइडियल ट्रांसफॉर्मर में आपका कोई भी लॉस नहीं होता है, अगर लॉस नहीं होता है तो उसका कंपोनेंट भी नहीं होगा, तो IW को क्या कर दिया, हटा दिया, सिर्फ क्या बचा,
मैग्नेटाइजेशन कंपोनेंट या फिर मैग्नेटाइजेशन करंट ही बचा सिर्फ। ठीक है, तो यहां पर आई डब्ल्यू होना था तो वो रहा नहीं, तो जितना आई एम होगा उतना ही क्या होगा, आई जीरो होगा। तो जो आपका कोण बनेगा, पावर फैक्टर का कोण बनेगा कितना आएगा, 90 डिग्री। तो हम पूछते हैं कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर में जो पावर फैक्टर कोण होता है वो कितना होता है, पावर फैक्टर एंगल तो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये आपका था एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, देखो प्रैक्टिकली एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर नहीं हो सकता है, क्योंकि लीकेज फ्लक्स होना ही होना है, लॉसेस कुछ ना कुछ होना ही है। बस हम इसको बेस मानते हैं ताकि हमारा जो मशीन बने या फिर जो आपका ट्रांसफॉर्मर बने वो लॉसेस कम से कम बने उसमें। इसको आपको बेस मान के बनाना पड़ता है, इसको आप आधार मानोगे और आप अपने ट्रांसफॉर्मर का क्या करोगे, निर्माण करोगे। ठीक है, तो एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर, ठीक, ये हमने देख लिया। ठीक है, अब देखो फिर अब आता है आपका फुल लोड। आपका अगर लोड लगा हुआ है, ठीक है, ठीक, नो लोड के केस में हमने देख लिया है। ठीक है, नो लोड के केस में आपने देख लिया। अब है आपका ऑन लोड ट्रांसफॉर्मर, जब ट्रांसफॉर्मर में लोड लगा हो तब क्या होता है। ठीक है, देखो फिर, ठीक है, ऑन लोड ट्रांसफॉर्मर, ध्यान से सुनते रहिए आप, ये क्वेश्चन आपके इसमें बनते रहेंगे। ठीक है, तो मैं पहले सर्किट डायग्राम बना लेता हूं। सर्किट डायग्राम ध्यान से देखिए, ये आपका हो गया रेजिस्टेंस और ये हो गया आपका कॉइल प्राइमरी साइड के लिए। ठीक है, और ये नो लोड कंपोनेंट के लिए आपका रेजिस्टेंस। ठीक है, और ये आपका कॉइल। चलो ये हम बाद में आएंगे, पहले हम बेसिक समझ लेते हैं। ठीक है, देखो ये लगा आपका लोड। चलो अब तब मान लिया तो इसको देख ही लेते हैं। ठीक है, देखो मेरा, ये आपका प्राइमरी साइड का रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये उसका कुंडली या फिर जो हम इंडक्टेंस कहेंगे। ठीक है, ये आपका नो लोड के केस में, जब नो लोड होता है ना उसमें ये आपके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है आई डब्ल्यू, जिसे हम क्या कहते हैं, वाटफुल करंट, इसके लिए आर डब्ल्यू, और ये आपका जे एक्स एम। ठीक है, ये हो गया आई एम मैग्नेटाइजेशन करंट। ठीक है, और ये हो गया आपका N1, ये हो गया आपका N2, ये हो गया आपका R2, ये हो गया आपका JX2। ठीक है, देखो फिर, ठीक है, जब आप यहां से सप्लाई दोगे, ठीक है, पहले हम बेसिक्स देख लेते हैं जो हमने अभी तक देखा है इसकी वर्किंग। जैसे आप ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी साइड सप्लाई दोगे तो क्या होता है कि प्राइमरी साइड में क्या होता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स के कारण फ्लक्स इंड्यूस होता है फाई। ठीक है, अगर वो भी बना लेते हैं, देखो फिर, ठीक, थोड़ा क्लियर होते रहेगा। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये आपका कोर है। ठीक है, अगर हम ये बेसिक सर्किट डायग्राम हो गया, मेन जो उसकी वर्किंग समझते हैं ये कोर के हिसाब से समझते हैं। ठीक है, ठीक, ठीक है, तो यहां से आपने सप्लाई दिया है। ठीक, यहां से आपने सप्लाई दिया V1। ठीक, ये है V2। तो देखो क्या होगा, जब आप यहां से AC सप्लाई दोगे या फिर प्रत्यावर्ती धारा दोगे तो यहां पर क्या होगा, MMF मैग्नेटोमोटिव फोर्स के कारण एक फ्लक्स इंड्यूस होता है, वो फ्लक्स फाई, वो फ्लक्स ट्रेवल करते हुए यहां से यहां पहुंचता है। ठीक है, हमने अभी तक देखा हुआ है कि किसी ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है कि आप जैसे प्राइमरी साइड को सप्लाई देते हो तो प्राइमरी साइड में मैग्नेटोमोटिव फोर्स के कारण एक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है फाई। ठीक है, और वो फाई इस कोर से होते हुए आपका इस कॉइल को टच करता है या फिर कट करता है। ठीक है, तो फेराडे के अनुसार इस कॉइल में क्या उत्पन्न होगा, एक विभवांतर बल उत्पन्न होगा। ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, और उस ईएमएफ के कारण इसमें एक करंट फ्लो होने लगता है। ठीक है, इसमें एक करंट फ्लो होने लग रहा है I2। ठीक है, वैसे यहां भी एक करंट फ्लो होगा I1, क्योंकि आप जैसे सप्लाई दोगे V1 तो इसमें करंट फ्लो होने लगा I1। ठीक है, इसी I1 के कारण
एक फोर्स प्रोड्यूस होता है जिसे हम मैग्नेटोमोटिव फोर्स कहते हैं, उसी फोर्स के कारण ये फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब ये फ्लक्स आपका यहां जाएगा तो इस कॉइल में क्या उत्पन्न करता है, ईएमएफ। उस ईएमएफ के कारण आपका क्या होता है, एक करंट प्रोड्यूस होता है जिसे मैं I2 कहूंगा। ठीक है, अब ये करंट आपका इस कॉइल में फ्लो हो रहा है, तो इस करंट के कारण यहां पर एक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। वो फ्लक्स क्या करता है, यहां से आने वाले फ्लक्स का क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, तो इस फ्लक्स को कम करने की कोशिश करता है, लेकिन हमें ये पॉइंट याद रखना है कि इस फ्लक्स ने चेंज नहीं होना है। ये फाई है तो इसने फाई ही रहना है हमेशा। अगर ये फ्लक्स में चेंज आएगा तो आपकी फ्रिक्वेंसी जो है वो बदलने लगेगी फिर, लेकिन हमने फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं करनी है। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है कि जो फ्लक्स है इसने फाई रहना है, इसने कांस्टेंट रहना है, चेंज नहीं होना है। ठीक है, फाई ने। तो हम क्या करते हैं कि जितना यहां फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है, देखो ये I2 है, इसके कारण यहां पर एक क्या प्रोड्यूस होगा, फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। ठीक है, φ1 मान लेते हैं। ये φ1 इस φ1 को विरोध करेगा, मतलब इसकी डायरेक्शन कहां को होगी, यहां को, और ये फाई की डायरेक्शन कहां को होगी, यहां को। ठीक है, तो ये φ1 इस फाई को कम करने की कोशिश करेगा। तो हम क्या करते हैं, देखो ये φ1 किसके कारण प्रोड्यूस हो रखा है, इस I2 के कारण। तो मैं क्या करूंगा, इस I2 के बराबर एक्स्ट्रा और करंट यहां से इस कॉइल में फ्लो कराऊंगा। ठीक है, जिससे यहां I1 तो है ही, इसके साथ I2 इसके बराबर करंट हम यहां से फ्लो कराएंगे, तो यहां कुछ एक्स्ट्रा फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, मतलब इस फाई के साथ एक और फ्लक्स प्रोड्यूस होगा इस φ1 के बराबर, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये φ1 इस φ1 को कैंसिल कर देगा, तो लेकिन आपका फाई हमेशा कांस्टेंट बने रहेगा। फिर से सुनो, देखो मैं क्या कह रहा हूं कि जैसे आप यहां से सप्लाई दोगे तो करंट फ्लो होने लगेगा। ठीक है, करंट के कारण इसमें क्या होता है, फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। ये फ्लक्स फाई यहां से होते हुए इस कॉइल को कट करेगा, तो इस कॉइल में क्या प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। उस ईएमएफ के कारण यहां एक करंट फ्लो होने लगता है, उस करंट के कारण इस कॉइल में एक फ्लक्स इंड्यूस होता है जिसे हम φ1 कहते हैं। ठीक है, अब वो फ्लक्स क्या करता है, यहां से आने वाले फ्लक्स का विरोध करता है, मतलब उसको कम करने की कोशिश करता है। तो हमें उसको कम नहीं होने देना है, तो हम क्या करेंगे, जितना करंट ये है उतना ही करंट हम प्राइमरी से प्रोवाइड कराते हैं, ताकि ये जो फ्लक्स है उतना ही फ्लक्स यहां भी प्रोड्यूस हो, ये φ1 बराबर, और अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो यहां फाई तो उत्पन्न होगा ही, फाई फ्लक्स, उसके साथ φ1 जितना फ्लक्स एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होगा। तो ये φ1 इस φ1 को कैंसिल कर देगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और बचा फाई कांस्टेंट हमारे कोर में फ्लो करते रहेगा। तो हमारा जो मेन मोटो था इसमें कि फ्लक्स को चेंज नहीं होने देना है। ठीक है, तो ऑन लोड के केस में आपका यही रहता है कि आपने फ्लक्स, जब आपका फ्लक्स इस साइड आएगा तो यहां भी कुछ ना कुछ फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि करंट प्रोड्यूस हो रहा है ना, करंट का होना मतलब आपका फ्लक्स प्रोड्यूस होगा इस कॉइल में। तो वो फ्लक्स इस फ्लक्स को कम न करे, इसलिए हम प्राइमरी साइड से एक्स्ट्रा करंट देते हैं। ठीक है, कितना करंट देते हैं, जितना सेकेंडरी में करंट होता है उतना ही। ठीक है, तो अगर ऑन लोड ट्रांसफॉर्मर की बात करूं तो ये तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर था जिसके हिसाब से मैंने आपको समझाया। ठीक है, तो ये उसका सर्किट डायग्राम है, ये भी आएंगे, मैंने बना दिया। ठीक है, चलो ये सब डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैंने आपको ऑन लोड ट्रांसफॉर्मर की मैंने इसी से आपको समझा दी है। ठीक है, ठीक, ये आपका सर्किट है, अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपका जो प्राइमरी साइड होता है ना, जब उसमें लोड नहीं लगा होता है तो उसमें एक नो लोड करंट फ्लो होता है I0। तो I0 के दो कंपोनेंट होते हैं आपका ये और IM और IW। IW क्या हो गया, वॉटफुल करंट, और IM क्या हो गया, मैग्नेटाइजेशन करंट। तो बेसिक ऑन लोड ट्रांसफॉर्मर आपने इतना ही समझना है, यहां पर एक लोड लगा दो। ठीक है, तो ये आपका ऑन लोड ट्रांसफॉर्मर का आपका क्या हो गया, वर्किंग, कैसे काम करता है। ठीक है, ठीक हो गया। तो अब देखो फिर इसका इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, ऑन लोड ट्रांसफॉर्मर में ही हम इसको डिस्कस करेंगे। देखो आपका इक्विवेलेंट सर्किट मतलब कि आपका जो ट्रांसफॉर्मर है उसको सर्किट डायग्राम की तरह हम कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल जब आते हैं या फिर कोई कैलकुलेशन करनी होती है कि कितना लॉस हो रहा है, तो हमें सर्किट डायग्राम की ही आवश्यकता होती है। ठीक है, अब आप इस बेस पे, इस कोर की सहायता से आप न्यूमेरिकल नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आपने क्या देखना है कि जो आपका सर्किट डायग्राम है उसी की हेल्प से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये आपका जो मैंने बनाया हुआ है ये है इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम कह सकते हैं।
ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम किसका, ट्रांसफॉर्मर का। ठीक, तो हम इसमें ही इस सर्किट डायग्राम में ही चेंजेस करेंगे कि कैसे हम इसमें कैलकुलेशन सिंपल कर सकें। ठीक है, देखो ये और ये आपस में टच होते नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुनना, इस साइड का प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड आपस में इलेक्ट्रिकली कनेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कैसे कनेक्ट होते हैं, मैग्नेटिकली। ठीक है, तो यहां पर केवीएल केसीएल तो हम लगा नहीं सकते क्योंकि दोनों अलग अलग है। तो मुझे क्या करना है, या तो मैं सेकेंडरी साइड को प्राइमरी साइड ले आऊं या फिर प्राइमरी साइड को सेकेंडरी साइड शिफ्ट कर दो, आपकी मर्जी है। ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे। ठीक, तो यहां पर मैं क्या करूंगा कि सेकेंडरी को प्राइमरी साइड ले आऊंगा। ठीक है, ताकि मैं कैलकुलेशन कर सकूं। ठीक है, अभी तो दोनों टच ही नहीं आपस में, तो कैसे कैलकुलेशन होगा। तो मुझे सर्किट डायग्राम ऐसे ड्रॉ करने हैं कि मैं कैलकुलेशन कर सकूं। ठीक है, तो मैं सेकेंडरी को प्राइमरी शिफ्ट करूंगा या फिर प्राइमरी को सेकेंडरी साइड या फिर सेकेंडरी को प्राइमरी साइड। ठीक है, तो उससे पहले थोड़ा सा सर्किट डायग्राम के बारे में देख लीजिए। ठीक है, ये आपका प्राइमरी का रेजिस्टेंस, ये प्राइमरी का इंडक्टेंस। ठीक है, ये दो है नो लोड, जब नो लोड होता है उस समय के कंपोनेंट। ठीक है, नो लोड आपका रेजिस्टेंस और ये नो लोड के समय का इंडक्टेंस। ठीक है, ये करंट, ये आपका वॉटफुल करंट हो गया, ये मैग्नेटाइजेशन करंट हो गया। इसके बारे में हमने इससे पिछली वाली वीडियो में नो लोड ट्रांसफॉर्मर में देखा हुआ है। ठीक है, नो लोड इक्वेशन जब हमने पढ़ी थी उसमें ये मैंने बनाया था। ठीक है, तो यहां पर आपको एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, ये इंडक्टेंस हो गया। ठीक है, और ये आपका बीच में क्या हो गया, क्योंकि दोनों आपके मैग्नेटिकली कनेक्ट होते हैं ना। ठीक, तो आपके इलेक्ट्रिकली आपस में कनेक्ट नहीं है। ठीक हो गया, तो बीच में खाली जगह दिखाने के लिए दो लाइन। ठीक है, और ये आपका सेकेंडरी साइड का कॉइल, ये उसका रेजिस्टेंस डिनोट किया है, ये उसका इंडक्टेंस डिनोट किया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर भी ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है, हमें पता है कि जब यहां पर करंट फ्लो होगा, ठीक है, तो यहां पर क्या है, फ्लक्स है। ठीक, तो ये फ्लक्स यहां पर भी तो कट करेगा ना, ये फ्लक्स इस कॉइल को भी तो कट करेगा, तो यहां पर भी क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है, उसे हम कहते हैं सेल्फ इंड्यूस। ये सब पीछे वाले वीडियोस में। ठीक है, तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है ट्रांसफॉर्मर, तो पहले उसको देखना आपने। ठीक है, क्योंकि ये फिर आपको थोड़ा सा समझ नहीं आएगा। ठीक, तो यहां पर भी ईएमएफ इंड्यूस होता है, हमने पता है कि यहां पर जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसे क्या कहते हैं, आपका सेल्फ इंड्यूस। और यहां पर जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसे क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है, तो यहां पर क्या उत्पन्न होगा, सेल्फ इंड्यूस E1 और म्यूचुअली इंड्यूस E2। ठीक है, ये हो गया फिर, और ये हो गया सप्लाई जो हमने V1 दिया, तो यहां पर आपको जो आउटपुट मिलने वाला है V2 टर्मिनल वोल्टेज यहां लोड पे। ठीक है, ये आपका इस E2 के कारण इसमें करंट फ्लो होगा, जिसे मैं कहता हूं I2। ठीक है, और यहां से जो करंट आएगा वो क्या हुआ, I1। ठीक है, ये हो गया I1, और इसमें कौन सा करंट जाता है, I0। ठीक है, I1 I0, और यहां जो करंट मैं दूंगा वो, ठीक है, ये हो गया I0 इसमें करंट। ठीक, अब इसमें देखो I2 के बराबर ही करंट और देना है हमने, तो यहां पर मैं करंट और ड्रॉ लूंगा I2 डैश। ठीक है, इसके बराबर ही करंट है ये। ठीक है, I2 डैश करंट मान लिया इसमें मैंने। ठीक है, तो इस I2 के बराबर हमने करंट यहां से एक्स्ट्रा देना है, ताकि जो आपका फ्लक्स यहां प्रोड्यूस होगा इसमें, और इसको क्या करेगा, कम करने की कोशिश करेगा, तो हम इतना ही फ्लक्स यहां से और एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कराएंगे, वो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जो भी हमने देख लिया है। ठीक है, तो ये आपका एक बेसिक सर्किट डायग्राम है एक ट्रांसफॉर्मर का। ठीक है, इसमें आपको प्राइमरी साइड की सारी चीजें दिखेंगी। ठीक, रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्टेंस हो गया, ये नो लोड के केस में आपका रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, ये सेकेंडरी साइड का रेजिस्टेंस, ये इंडक्टेंस। ठीक है, तो अगर मैं I1 की बात करूं, प्राइमरी करंट, तो प्राइमरी करंट कितना होगा, प्राइमरी करंट बराबर I0 और प्लस I2 डैश। ठीक हो गया, ये हो गया। अब देखो, अब आता है इसमें आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है, किसी बुक में ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो E2/E1 या फिर E1/E2, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, कैलकुलेशन के बेस पे किसी किसी बुक में लिखा है। ठीक है, देखो यहीं पर एक टॉपिक आता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक, तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो में ए मान लेता हूं। ठीक है, ए ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है। ए बराबर क्या होता है आपका N1/N2 इक्वल टू E1/E2 बराबर I2/I1। ठीक है, अब किसी किसी बुक में N2/N1 भी लिखा है। ठीक है,
और यहाँ पर E2 अपॉन E1 भी लिखा है, ठीक। लेकिन ये ध्यान देना, उन्होंने यहाँ पर क्या लिखा होगा, I1 अपॉन I2, एक ही बात है, ठीक है। वो आपकी मर्जी है, कैलकुलेशन जैसा आपने करना है, ठीक। लेकिन ये ध्यान देना, अगर यहाँ N1 अपॉन N2 लिख लिया तो यहाँ पर I2 अपॉन I1 ही होगा। अगर यहाँ N2 अपॉन N1 लिखा आपने और यहाँ E2 अपॉन E1 लिखा तो यहाँ पर क्या आएगा फिर I1 अपॉन I2, ठीक है। जो एपरेंट पावर रहती है ट्रांसफॉर्मर में वो सेम रहती है, ठीक है। एपरेंट पावर कहने का मतलब देखो, अगर मैं इसको ले लूं तो E1 I1 बराबर क्या आएगा, E2 I2 आएगा। तो ये क्या है, एपरेंट पावर है। तो एपरेंट पावर सेम रहती है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर में जो एपरेंट पावर होती है वो सेम रहती है। तो ये आपका क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक है। तो आपका कैलकुलेशन करने में काम आएगा। बस ये ध्यान देना कि ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो अगर N1 अपॉन N2 लिखा है और E1 अपॉन E2 लिखा है तो ये क्या होगा, I2 अपॉन I1 होगा, ठीक है। कहने का मतलब अगर यहाँ वोल्टेज ज्यादा है, ठीक, यहाँ वोल्टेज कम है, ठीक, तो यहाँ अगर वोल्टेज ज्यादा है तो यहाँ करंट कम होगा, ठीक। और अगर यहाँ वोल्टेज कम है तो करंट ज्यादा, अगर वोल्टेज ज्यादा है तो करंट कम, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ठीक। तो आपने इसको कंफ्यूज नहीं होना है। किसी किसी बुक में क्या लिखा है, ए, मैं दिखाता हूं आपको, ए बराबर N2 अपॉन N1, ये भी सही है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये गलत है, ठीक, बस ऐसा लिखा होगा। वो आपकी मर्जी है कैलकुलेशन कैसे आप सॉल्व करते हो, ठीक। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो दोनों ही सही है, ठीक। बस ये ध्यान देना, अगर ये ले रखा है तो यहाँ I1 अपॉन I2 होगा, अगर N1 E1 ऊपर ले रखा है तो यहाँ I2 अपॉन I1 होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ये भी मैंने आपको इसमें बता दिया है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, N1 अपॉन N2, E1 अपॉन E2 बराबर I2 अपॉन I1। इससे आपके न्यूमेरिकल बनेंगे छोटे छोटे। कहने का मतलब आपको प्राइमरी साइड क्या पता टर्न्स दे दे और एक EMF दे दे, दूसरा निकालने को कहे तो इससे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो अगर आपको N1 N2 E1 दे रखा है, E1 निकालने को कहेगा, ठीक है। या फिर E1 E2 दे रखा होगा, I2 दे रखा होगा, I1 निकालने को कहेगा। तो आप इस समीकरण की मदद से आप बहुत सारे न्यूमेरिकल कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका ऑन लोड ट्रांसफॉर्मर कह सकते हैं, ठीक है। ऑन लोड ट्रांसफॉर्मर का हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही देख लिया है, ठीक है। इक्विवेलेंट सर्किट भी देख लिया इसका, ठीक। अब जो मैं आपको बात कर रहा था कि सर्किट डायग्राम हमने बना लिया है, ठीक है। तो जो हम कैलकुलेशन करते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, रिफर्ड वैल्यू। रिफर्ड वैल्यू मतलब कि आप सेकेंडरी को प्राइमरी साइड लाओ या फिर प्राइमरी को सेकेंडरी साइड ले आओ, ठीक। तो यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, ठीक है। देखो ऑन लोड ट्रांसफॉर्मर इतना ही था, ठीक है। ऑन लोड ट्रांसफॉर्मर कहां पर खत्म हो जाता है कि आपका जो फ्लक्स होता है उसको नेग्लेक्ट करने के लिए हम यहां से प्राइमरी से करंट एक्स्ट्रा प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो वही आपका क्या हो गया, ऑन लोड ट्रांसफॉर्मर। जब आप लोड अप्लाई करोगे तो क्या होगा, फ्लक्स प्रोड्यूस होगा और फ्लक्स यहां भी क्या करेगा, आपका फ्लक्स प्रोड्यूस करवाएगा। तो वो फ्लक्स को, इस फ्लक्स को क्या करना है, जो ये फ्लक्स यहां से आ रहा है इस साइड से और यहां पर जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है ये इसको क्या करेगा, कम करने की कोशिश करता है, लेकिन हमें कम नहीं होने देना है। तो ये फ्लक्स किसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है, इस I2 के कारण। तो इतना ही करंट मैं एक्स्ट्रा और दूंगा जो इस फ्लक्स को कम नहीं होने देगा, क्योंकि जो फ्लक्स कम होना है वो जो हम यहाँ एक्स्ट्रा फ्लक्स प्रोड्यूस कराएंगे ना, वो आपस में एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर लेंगे। तो बचा हुआ फ्लक्स कांस्टेंट बने रहेगा पाथ पे, क्योंकि अगर फ्लक्स चेंज हो गया तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये बात आपने याद रखना है, ठीक है। चलो फिर हम आते हैं रिफर्ड वैल्यू, ठीक हो गया। तो रिफर्ड वैल्यू हम क्यों करते हैं, रिफर्ड वैल्यू की आवश्यकता क्यों नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन मेन हमें न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे ना, क्योंकि सर्किट है आपके पास, अगर आप दोनों में कनेक्शन ही नहीं है तो फिर आप केसीएल केवीएल अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो रिफर्ड वैल्यू की मदद से हम आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हम देखते जाएंगे आगे आगे कैसे कैसे हम सर्किट बनाते जाते हैं और आपका जो सर्किट है कैसे कैसे सिंपल होते जाता है, क्योंकि हमें आंसर निकालने के लिए एकदम सिंपल सा सर्किट चाहिए। तो अभी हम फिलहाल एक सर्किट मैंने आपके सामने बना रखा है, ठीक है। इसे कहेंगे हम इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने, ठीक है। इस सर्किट में हम क्या निकालने वाले हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रिफर्ड वैल्यू भी इसी में आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और रिफर्ड वैल्यू, ठीक है। मैं क्या करने वाला हूं, सेकेंडरी को प्राइमरी साइड ले आने वाला हूं, तो इसको रिफर्ड वैल्यू भी कहा जाता है। रिफर्ड वैल्यू क्यों करते हैं रिफर्ड वैल्यू, ताकि आपका सर्किट सिंपल हो जाए और कैलकुलेशन आप आसानी से कर सको, ठीक है। अब देखो फिर ध्यान से देखना, अगर मैं इस R2 को यहां ले आता हूं, कहां,
आपका प्राइमरी साइड। ठीक है, अगर मैं अपने फिर मैं अभी सर्किट बनाऊंगा आपको कि कैसा होगा फिर सर्किट उसके बाद। ठीक है, मैं इस R2 को कहां ले आ रहा हूं, आपका प्राइमरी साइड, तो उसको क्या कहेंगे, R2 डैश। ठीक है, तो R2 डैश कितना होगा, R2 डैश बराबर आपका R2 डैश बराबर होगा A स्क्वायर R2। ठीक है, A स्क्वायर R2। अब ये आया कहां से, ये आया आपके ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से। ठीक है, आपको क्वेश्चन में या फिर एग्जाम में प्रूफ करने को नहीं आएगा, बस आपने याद रखना है कि अगर आप R2 को इधर ले आते हो तो R2 डैश क्या होगा, A स्क्वायर या फिर A का घात 2 R2। ठीक है, अभी मैं आपको सर्किट बनाऊंगा फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब X2 की बारी आई। ठीक है, X2 डैश। ठीक है, X2 डैश कितना होगा आपका, X2 डैश होगा आपका A स्क्वायर X2। मतलब आपने इस सर्किट को ना, जो सेकेंडरी साइड का सर्किट है उसको आपने प्राइमरी साइड शिफ्ट करना है। तो जो प्राइमरी साइड जब आप इसको ले आओगे तो डैश के उसमें आते हैं, मतलब ये R2 है तो यहां की क्या हो जाएगा, R2 डैश हो जाएगा। ये X2 है तो यहां की क्या हो जाएगा, X2 डैश हो जाएगा। ठीक है, ये V2 है तो V2 यहां की क्या हो जाएगा, V2 डैश। तो V2 डैश को क्या लिखते हैं, A V2। ठीक हो गया। अब यहां क्या है आपका V2 डैश हो गया। ठीक हो गया। चलो फिर ये भी हो गया है। अब देखो सर्किट डायग्राम इसका। ठीक, हमने सब बना लिया ना, R2 बना लिया, X2 बना लिया, E2, हाँ ये E2 है, यहाँ पर जो EMF इंड्यूस होगा उसे कहते हैं E2। तो E2 डैश, क्योंकि E2 यहां आएगा तो E2 डैश हो जाएगा। तो E2 डैश कितना होगा आपका, A E2। ठीक है, और ये सब निकलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की हेल्प से। ठीक है, जैसे आपका अगर ये R2 डैश निकालना है तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला लिखाया था कि A बराबर N1 अपॉन N2, E1 अपॉन E2 और I2 अपॉन I1, ये लिखाया था ना। तो मुझे अभी क्या चाहिए, E1, और इसकी बात कर रहे हैं तो E1 की जगह मैं कितना ले देता हूं, ध्यान से देखना, E मतलब V मान लो। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका V1 और ये हो गया V इक्वल टू IR, सॉरी I1 R1। ठीक है, ये कितना होगा I2 R2 बराबर, ये क्या है I2, ये क्या है I1। तो ये इधर जाएगा तो कितना होगा I1 स्क्वायर, इधर इंटू कर दिया R1, यहां पर दिखेगा नहीं आप लोग को। ठीक है, यहां पर साफ साफ लिख देते हैं। ठीक है, ये अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, I1 का स्क्वायर R1 बराबर I2 का स्क्वायर R2। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, R2 चाहिए मुझे ना, R1 मतलब कि R1 साइड ला रहा हूं मैं, इस साइड ले आ रहा हूं। ठीक है, तो R1 बराबर क्या आएगा, I2 का स्क्वायर अपॉन I1 स्क्वायर R2। तो ये क्या है, देखो I2 I1 बराबर A है तो यहां पर स्क्वायर है तो क्या होगा A स्क्वायर R2। तो ये R1 क्या है, यहां का रेजिस्टेंस जब मैं इस साइड ले आऊंगा R1 साइड, मतलब ये जो R2 है इसको मैं R1 नहीं R न्यू कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि R1 तो हमने इसको मान रखा है ना, R न्यू। ठीक है, तो ये जो R न्यू है वो इस रेजिस्टेंस R2 में यहां रखना हो तो कितना रखूंगा, तो ये होगा आपका A स्क्वायर R2, ऐसे निकाला हुआ है। तो आप ऐसे करके बाकी सभी निकाल सकते हो। ठीक है, इसी से निकलेगा जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो वाला आपका ये है फॉर्मूला है, उसी से हमने निकाला है। ठीक है, तो ये आपके रिफर्ड वैल्यूज है। ठीक, तो इनकी हेल्प से आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, तो वैसे ही आपका E2 निकाला हमने। ठीक है, और Z ये आपका लोड है तो इसको मैं क्या मानता हूं, ZL मान लो या फिर Z, हाँ Z मान सकते हो, ZL। ठीक है, तो ZL है, ये लोड है। ठीक है, तो ZL जब इस साइड आएगा इधर को, ठीक है, तो ZL बराबर कितना होगा, ZL डैश बराबर, ठीक है, ZL बराबर क्या हो जाएगा फिर आपका रेजिस्टेंस है ना ये, तो ZL बराबर A स्क्वायर ZL। ठीक है, तो इसको यहां लाने पर ये ZL डैश हो जाएगा। ठीक है, अब सर्किट डायग्राम देखो उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट रिफर्ड वैल्यू में बनाने जा रहे हैं हम। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझना है, तब आगे के जो सर्किट डायग्राम वो आपको समझ में आएंगे। ठीक है, चलो देखो फिर देखो
ये आपका वही प्राइमरी साइड का कोई चेंज नहीं करना। अच्छा ये दिख नहीं रहा, ठीक है। ये आपका प्राइमरी साइड का रेजिस्टेंस है, ये उसका इंडक्टेंस है, और नो लोड तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ये आपका नो लोड का इंडक्टेंस वाला कॉइल, ये तो ऐसे ही रहना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आने। अब जो बीच का कोर था ना वो हट जाएगा, ठीक है। और कोर हटते ही आपका क्या आ जाएगा सीधे, ये आपका रेजिस्टेंस, लेकिन ये अब क्या होगा R2 डैश, और फिर कॉइल ये क्या होगा आपका ZX2 डैश, ठीक हो गया। फिर ये आपका क्या आएगा लोड, लेकिन ये ZL था ना पहले, अब ये क्या हो जाएगा ZL डैश, और ये आपका ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये अब देखो फिर आपका ये हो गया, ठीक है। और ये पॉइंट था आपका E1, चलो ठीक है, ये पॉइंट था आपका E1 था ना, E1, और यही पॉइंट बगल में क्या था आपका E2, तो E2 इधर ले आया तो E2 क्या हो जाएगा डैश हो जाएगा, ठीक है, E2 डैश। और ये दोनों अब क्या है बराबर है, क्योंकि देखो ये इसके पैरेलल है, क्रॉस है ना, देखो पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है सेम होती है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए इक्वल। और E2 डैश किसके बराबर है ये, ठीक है। तो आपका E1 बराबर किसके होगा E2 डैश के, और ये हो गया E2, ठीक है। अब इसमें जो करंट फ्लो हो रहा था, कितना फ्लो हो रहा था करंट I2, लेकिन यहां कितना फ्लो होगा I2 डैश, ठीक हो गया। यहां तो I1 ही रहेगा, I1, ठीक हो गया, ठीक है, क्योंकि I2 डैश ही यहां I2 था तो सब में I2 ही डैश फ्लो होगा ना। देखो दोनों सर्किट सेम, ध्यान से देखो, देखो ये हो गया आपका दोनों सर्किट सेम, हाँ ये देखो ये I2 डैश था ना, अब भी बीच का कोर हट गया है तो ये सब सीरीज में हो गया, तो ये I2 डैश यहां भी I2 डैश ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका I2 डैश, ठीक है। और यहां पर ये पॉइंट था आपका V2 के लिए, तो यहां क्या कहलाएगा ये V2 डैश, ये V1 ही कहलाएगा, ठीक है। तो ये है आपका सॉल्विंग सर्किट बाय यूजिंग रिफर्ड वैल्यू टू प्राइमरी, सेकेंडरी टू प्राइमरी, ठीक है। अगर इसकी बात करें हम, रिफर्ड किया हमने कहां को, रिफर्ड टू प्राइमरी साइड रिफर्ड किया हुआ है, ठीक है। क्यों किया है रिफर्ड, ताकि हम सर्किट को सॉल्व कर सकें, ठीक है। देखो बीच का कोर हट गया है और जो भी सेकेंडरी साइड तो हमने सब प्राइमरी साइड ला दी है, लेकिन सब में डैश लगा हुआ है, और उस डैश का मान आपको पता है कितना होता है, मैंने यहां पर आपको निकाल के बता रखा है। R2 डैश कितना होगा A² R2, ये आपने देखना है, ठीक है। और X2 डैश कितना होगा A² X2, ठीक है। V2 डैश की बात कर रहे हैं, यहां पर जो है ये आपका V2 है, V2 डैश, तो V2 डैश कितना होगा फिर आपका V2 डैश हमने निकाल रखा है AV2, ठीक है। तो इस सारे फॉर्मूले से आपने ये डैश वाले निकालने हैं, फिर आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखो अब एक ही साइड आगे, एक साइड आगे तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक। अब इसमें भी थोड़ा सा क्या होता है कि ये यहाँ पर नो लोड है, ठीक है, सर्किट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है अभी भी, तो फिर हमने और इसमें थोड़ा सा सर्किट में क्या किया, अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट बनाने की फिर कोशिश की, ठीक है। अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट मतलब हमें जो आंसर है वो लगभग मिले, ठीक, लेकिन आसानी से मिल जाए, ठीक है, जल्दी मिले, ठीक। तो हम क्या करते हैं उसमें अप्रोक्सीमेट वैल्यूज, ठीक है, निकालने के लिए हम इसके अगला वाला सर्किट देखेंगे। फिलहाल आपने इस सर्किट को ध्यान से देखना है। हमने सेकेंडरी साइड के सभी जितने भी एलिमेंट थे सबको प्राइमरी साइड लाया हुआ है डैश लगाते हुए, और इनका मान हम एक फॉर्मूले की हेल्प से या फिर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की हेल्प से निकालते हैं, ठीक है। क्यों किया हुआ है, ताकि हम आसानी से कैलकुलेशन कर सके, ठीक है। तो इतना सारा आपका ये हो गया आपका इक्विवेलेंट सर्किट विथ रिफर्ड टू प्राइमरी, ठीक हो गया। चलो इसको देखो भी आप लोग। अब हमारा नेक्स्ट हम आते हैं अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट रिफर्ड टू प्राइमरी, ठीक है। लेकिन जो अप्रोक्सीमेट की बात कर रहा है वो हमें क्या देता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है, लगभग, ठीक है, एग्जैक्ट आंसर नहीं देगा, मतलब अप्रोक्सीमेट की बात हो तो लगभग, ठीक है, कह सकते हैं लगभग, ठीक है। तो उसमें क्या होता है देखो जो आपका ये नो लोड करंट है, ठीक है, तो ये I0 ही रहना है,
ठीक। तो ये I0 रहेगा, और ये बाकी कंपोनेंट तो प्राइमरी साइड वही रहते हैं, प्राइमरी साइड में कोई चेंज नहीं आता है। IW, ये आपका IM, या RW, ये हो गया ये हो गया XM, ये आपका JX1, ये हो गया R1। ठीक है, तो प्राइमरी साइड तो सेम ही रहनी है। ठीक, तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी में वो क्या है, अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो इसकी हम अगर बात करते हैं, ठीक, तो नेक्स्ट बना लेते हैं इसको। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं, तो क्या हो गया, अप्रोक्सीमेट। ठीक है, थोड़ा सा इससे क्या होगा, आपका आंसर आएगा लेकिन लगभग, एकदम एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा लेकिन बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो अंदाजन अप्रोक्सीमेट रिफर्ड वैल्यू की अगर बात करते हैं, अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट रिफर टू प्राइमरी, इसमें मैंने प्राइमरी को ही रिफर किया है सेकेंडरी से। ठीक, तो इसमें क्या होता है ना, देखो इससे पहले जो सर्किट था वो आपको ये है। ठीक है, तो ये जो I0 होता है, ठीक, ये 2 to 5% होता है फुल लोड का, तो इसके कारण जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो कम होता है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, इस वाले कंपोनेंट को यहां से हटा करके यहां आगे कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो V1 है, ठीक, वो कुछ ना कुछ यहां पर ड्रॉप होगा ही होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इस I0 के कारण, ठीक है, इस I0 के कारण आपका जो वोल्टेज ड्रॉप होने वाला है किसमें, आपका इस R1 में और इस X1 में, ठीक है, वो बहुत कम होता है। तो हम ऐसा सर्किट बनाते हैं कि एक I0 इसमें से जा ही नहीं रहा हो। ठीक है, ऐसा क्यों, देखो ऐसा होता नहीं है कि I0 आपका इसमें से जाएगा ही नहीं। ठीक है, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका जो कैलकुलेशन है वो सिंपल हो जाए, लेकिन इससे आपका जो आंसर आएगा वो एकदम एग्जैक्ट नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेट मतलब अंदाजन। ठीक है, बस कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए, इसलिए नाम इसका क्या है, अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक, इसमें हम क्या करते हैं कि जो नो लोड कंपोनेंट होते हैं उसको हम R1 और X1 से आगे लगा देते हैं। ठीक, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि देखो ये जो I0 है आपका, ठीक है, ये I0, इससे इसमें कुछ ना कुछ ड्रॉप होता हो, तभी तो हम इसको यहां लगाते हैं ना, इस I0 इसमें से फ्लो करता है I0। ठीक है, तो कुछ ना कुछ ड्रॉप होता हुआ, लेकिन वो ड्रॉप बहुत कम होता है। तो हम ऐसा मान ले, यहां पर ऐसा एज्यूम करते हैं कि I0 इसमें से फ्लो हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो फिर हम जो अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, क्योंकि एग्जाम में कभी पूछ लेता है, ठीक है, कि अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट होता कैसे है, तो बस आपने क्या करना है, I0 वाले कंपोनेंट को बस उसको आगे करना है, बाकी सेम ही है। ठीक है, ये हो गया, ये आपका कॉइल हो गया। ठीक, ये नो लोड कंपोनेंट वाले कॉइल हो गए, IW, ये IM, ये आपका RW, ये XM। ठीक, बाकी यहां अब आएगा आपका रेजिस्टेंस का कंपोनेंट और आपका इंडक्टेंस, और ये आपका सेकेंडरी रेजिस्टेंस, सेकेंडरी इंडक्टेंस, और ये आपका लोड। ठीक है, तो ऐसा क्यों किया हमने, अब देखो ये आपका R1 है, ये आपका ZX1 है, ये आपका R2 डैश है, ये आपका ZX2 डैश है। ठीक है, और आपका जो करंट फ्लो हो रहा है वो I2 डैश, ये आपका I2 डैश। अब ये दोनों आपस में किसमें है, सीरीज में, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये आपका क्या है, ZL डैश। ठीक, तो इसलिए हमने इसको अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट में रखा है। ठीक, इसमें हमने क्या किया कि जो I0 वाला कंपोनेंट था वो हमने इस I2 और X1 से आगे कर दिया है। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि इस I0 के कारण इसमें जो ड्रॉप होता है उसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं, इसलिए हम इसको आगे बना सकते हैं। और बनाने का रीजन इसीलिए ताकि आपकी कैलकुलेशन और सिंपल हो जाए। ठीक है, तो ये था आपका सिंपल सा आपका सर्किट डायग्राम, किसका, अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू प्राइमरी। बस इसमें हमने क्या करना है, जो नो लोड वाले कंपोनेंट है उसको R1 और X1 से आगे बना लेना है। और हमेशा याद रखना, दिस गिव्स अप्रोक्सीमेट वैल्यूज, एकदम एग्जैक्ट आंसर नहीं देगा, दिस गिव अप्रोक्सीमेट वैल्यूज। ठीक है, इसलिए इसका नाम ही क्या है, अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, अब देखो ना, जैसे जैसे आपको कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करते गए आप ऐसे सर्किट बनाते गए जिससे आपकी जो कैलकुलेशन है वो सिंपल होती जाए। ठीक है, फिर आया फाइनल अप्रोक्सीमेशन, मतलब फाइनल जो सर्किट आया कि उसके बाद उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया। ठीक है, फाइनल अप्रोक्सीमेशन। ठीक, रिफर टू प्राइमरी। देखो मैं हर में रिफर टू प्राइमरी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने हर में प्राइमरी
साइड ही शिफ्ट किया हुआ है सेकेंडरी को, ठीक है। तो उसमें देखो फिर अब उसमें क्या किया गया, नो लोड वाले केस को हटा ही दिया गया, ठीक है। जो नो लोड कंपोनेंट था उसको हटा ही दिया, ठीक, क्योंकि नो लोड I0 का मान, ठीक, उसके कारण जो ड्रॉप होता है वो बहुत कम होता है। तो जो फाइनल सर्किट था, फाइनल जो सर्किट बन के आया, फाइनल अप्रोक्सीमेशन रिफर टू प्राइमरी, ठीक है। तो उन्होंने उससे उसको हटा ही दिया। तो ये आपका R1, ये आपका X1, ये आपका R2 डैश, ये आपका X2 डैश, ये आपका लोड, ठीक, ये Z1 डैश, ये आपका X2 डैश, ये आपका R2 डैश, ये आपका X1, ये R1, और यहां से करंट आएगा I1, ठीक है। और ये होगा आपका X2 डैश, ठीक, ये आपका V1, और यहां पर जो वोल्टेज होगा वो होगा V2 डैश, ठीक। अब देखो फिर सिंपल सा आपका सर्किट बन गया है ये, ठीक है। फाइनल अप्रोक्सीमेशन सर्किट है ना, ठीक, क्योंकि इससे पहले I0 वाला कंपोनेंट भी था। तो फाइनल की जब बात आई, हाँ, फिर से देखो, अब देखो एकदम सर्किट आपका सिंपल सा बनने जा रहा है, ठीक है। देखो ये R1 है, ये R2 डैश है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो आपको जो सिंपल सा सर्किट बनने वाला है, एक रेजिस्टेंस, एक इंडक्टेंस, और एक आपका लोड का सिंबल। देखो ये आपका R इक्विवेलेंट, ये क्या होगा, ये रेजिस्टेंस को और इस रेजिस्टेंस को जोड़ के आएगा। तो R इक्विवेलेंट कितना होगा आपका, R1 प्लस R2 डैश, ठीक। ये होगा आपका X इक्विवेलेंट। X इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा आपका, X1 प्लस X2 डैश को जोड़ के, ठीक। यहां पर जो करंट होगा I1 और I2 डैश दोनों बराबर होंगी, ठीक है। और ये है V1, ठीक। ये आपका V2 डैश वो सेम ही देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका ZL डैश। तो ये आपका फाइनल आपका क्या है, अप्रोक्सीमेशन सर्किट है, ठीक है। और देखो R2 डैश कितना होगा आपका, हमने निकाल रखा है पहले ही, R2 डैश A स्क्वायर R2 होता है, ये हमने पहले निकाल रखा है, ठीक है। और X2 डैश कितना होता है, A स्क्वायर X2, ठीक है। तो ये आपका फाइनल सर्किट बन के आ गया। अब देखो कितने रेजिस्टेंस थे, स्टार्ट कहां से किया था, यहां से किया था। एक रेजिस्टेंस था, दो था, ठीक है, इतने सारे रेजिस्टेंस थे, यहां पर रेजिस्टेंस था। तो इन सब का अप्रोक्सीमेट करने के बाद हमें लास्ट में सर्किट मिला है ये, ठीक है। तो इसका आपने, ये सबसे मेन सर्किट है, इसको आपने इसी की हेल्प से आगे जो अलग अलग टॉपिक्स आएंगे इसके बेस पे सॉल्व होंगे, ठीक है। चाहे आप लैगिंग लीड लैगिंग की बात करो या फिर जो वॉट मीटर की बात करो, आगे आएंगे वो, ठीक है। वॉट मीटर जो रीड करता है, ठीक है, लैगिंग के केस में, लीडिंग के केस में, ठीक है, वहां पर आपको काम आएगा, ठीक। तो जो फाइनल अप्रोक्सीमेशन सर्किट है वो आपका ये है, R इक्विवेलेंट, S इक्विवेलेंट, ठीक है, और लोड ZL डैश, ठीक है। तो ये आपका हो गया फाइनल अप्रोक्सीमेशन सर्किट रिफर टू प्राइमरी, ठीक है। चलो फिर अब इसी के बेस पे आपके जो ग्राफ बनते हैं ना, लैगिंग के, यूनिटी पावर फैक्टर के और आपके लीडिंग पावर फैक्टर के, तो पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूं, फिर उसके बाद हम बनाएंगे ग्राफ, ठीक है। ठीक, तो तीन ग्राफ होते हैं, कौन कौन से, लीडिंग, लैगिंग और यूनिटी पावर फैक्टर, ठीक है। तो ये आपका इसी से जो आपके ग्राफ बनने हैं वो इसी सर्किट से बनने हैं। तो यहां पर पहले हम समीकरण निकाल लेते हैं इससे, ठीक है। तो V1 बराबर, V1 जो आप सप्लाई दोगे, ठीक है, V1 जो आप सप्लाई देने वाले हो, V1 इक्वल टू कितना होगा, V1 इक्वल टू कितना होगा, देखो V2 डैश, देखो ये V1 ही यहां जाके V2 डैश हुआ है, तो ये V1, ठीक है, V1 इस V2 डैश कैसे बना होगा, इस V2 में ये यहां पर ड्रॉप हुआ होगा, यहां पर ड्रॉप हुआ होगा नहीं। तो मैं क्या करता हूं कि इस V2 में, इस V2 डैश में यहां पर वाला ड्रॉप जोड़ दूंगा, यहां पर वाला ड्रॉप जोड़ दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, V1 मिल जाएगा। कहने का मतलब इस V2 में V इज इक्वल टू IR होता है, तो यहां पर जो ड्रॉप हो रखा है I1 R इक्विवेलेंट, यहां पर जो ड्रॉप हुआ है, ठीक है, इस प्रतिरोध पर जो ड्रॉप हुआ है उसको लिख दिया, प्लस J I X इक्विवेलेंट।
तो यहां पर जो ड्रॉप हुआ और यहां पर जो ड्रॉप हुआ, उन दोनों ड्रॉपों को मैं अगर जोड़ दूं किसके साथ, इस V2 डैश के साथ, तो मुझे यही वोल्टेज मिलेगा। क्योंकि ये वोल्टेज यहां पर खर्च हुआ, यहां पर खर्च हुआ, तब जाके यहां इतना मिला आपको V2 डैश। अगर इस V2 डैश में ये खर्च वाले जोड़ दूं तो यही तो मिलेगा। तो V1 इजिकल टू क्या आ गया, V2 डैश प्लस I1 R इक्विवेलेंट प्लस J I1 X इक्विवेलेंट। ठीक हो गया। तो ये आपका ट्रांसफॉर्मर का एक समीकरण हो गया। ठीक है, अब इससे मुझे 3 ग्राफ चाहिए, लीडिंग के लिए और लैगिंग के लिए और यूनिटी पावर फैक्टर के लिए। ठीक है, ठीक। तो यहां पर मैं V2 डैश को बेस मानने वाला हूं। ठीक है, तो ये इक्वेशन हम फिर से लिख लेते हैं यहां पर, ताकि हम अच्छे से ग्राफ बना सके। ठीक है, तो क्या है, V1 इजिकल टू कितना आया था, V2 डैश प्लस I1 R इक्विवेलेंट प्लस J I1 X इक्विवेलेंट। ठीक है, तो पहला केस है आपका लैगिंग का केस। ठीक है, लैगिंग मतलब आपका जो करंट है वो वोल्टेज से पीछे है। ठीक है, तो उससे कहेंगे हम लैगिंग केस। तो ये मैं ड्रॉ कर लेता हूं V1। ठीक है, V1 को मैंने बेस लेके मान रहा हूं, V2 डैश, ये जो V2 डैश है, ठीक है, इसको मैंने क्या माना है, एज ए बेस मान रखा है। ठीक, तो अब मैं लैगिंग की बात कर रहा हूं तो करंट इससे पीछे होगा, कुछ ना कुछ कोण इससे करंट पीछे होगा, I1। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहां बना लेते हैं, V2 डैश। ठीक, अब देखो फिर, अब मुझे क्या निकालना है, इस V1 को निकालना है। ठीक है, लैगिंग पावर फैक्टर के लिए इस समीकरण को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। लैगिंग पावर फैक्टर के लिए आपका जो पावर फैक्टर वो क्या हो रहा है, लैग हो रहा है ट्रांसफॉर्मर में। अगर लैगिंग पावर फैक्टर की बात करें तो इसके लिए हमें ग्राफ या फिर जो वेक्टर डायग्राम है उसको ड्रॉ कर रहे हैं हम। ठीक है, तो V2 डैश को मैंने बेस माना हुआ है और इससे पीछे होगा करंट, क्योंकि लैगिंग की बात हो रही है। अब क्या आया, I1 R इक्विवेलेंट। ठीक है, देखो ये जोड़ना है, ये वाला इस V2 डैश में जोड़ना है। तो हमेशा याद रखना कि रेजिस्टेंस की जब बात होती है, ठीक, रेजिस्टेंस की जब बात होती है, ठीक है, उस केस में, ठीक है, रेजिस्टेंस की जब बात होगी वहां पर आपका वोल्टेज और करंट एक ही फेज में होंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या है, I1 R इक्विवेलेंट। तो ये वाला जो हिस्सा है वो करंट के अक्रॉस, मतलब करंट के पैरेलल, जिस दिशा में करंट होगा उसी दिशा में वोल्टेज होगा। तो ये वाला जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज ही तो है ना एक प्रकार का, तो ये वोल्टेज करंट के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो ये करंट है, इसी के पैरेलल यहां पर हम ड्रॉ करेंगे। अब आप बोलोगे कि यहां क्यों ड्रॉ किया है, क्योंकि इस V2 के साथ इसको जोड़ना है मैंने। ठीक है, तो ये एक प्रकार का क्या है, वोल्टेज ही है, क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है ओम्स लॉ के अनुसार। तो ये एक प्रकार का क्या है, वोल्टेज है। तो इसलिए मैंने यहां से आगे ड्रॉ किया। और ऐसा क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि ये और ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल। और आपका जो रेजिस्टेंस के केस में जो वोल्टेज और करंट होते हैं ना, रेजिस्टेंस के केस में जो वोल्टेज होता है वो करंट के ही फेज में होता है। तो ये मैं जो ड्रॉ कर रहा हूं आपका ये वाली लाइन, ये क्या आपका वोल्टेज है, ये किसके फेज में होना चाहिए, करंट के फेज में। तो करंट क्या है, ये है करंट, और इसी के पैरेलल मैंने यहां ड्रॉ कर दिया। और यहां पर इसलिए ड्रॉ किया क्योंकि इसी के आगे जुड़ा हुआ है। ठीक हो गया, ये मिल गया आपको क्या, I1 R इक्विवेलेंट। अब बारी आई I1 X इक्विवेलेंट। तो ये जो वोल्टेज है वो कहां है, इंडक्टर में है। तो इंडक्टर के केस में वोल्टेज जो होता है ना, इंडक्टर के केस में, ठीक, अगर इंडक्टर की बात करूं वहां पर आपका करंट पीछे होता है। ठीक, कितना पीछे होता है, 90 डिग्री। ठीक है, तो हम यहां पर 90 डिग्री आगे, 90 डिग्री आगे बनाएंगे हम किसको, 90 डिग्री एंगल। ठीक, इस करंट से, ये जो करंट है इससे 90 डिग्री आपका क्या बनेगा, J1 I1 X इक्विवेलेंट। ठीक है, देखो मैं यहां पर 90 डिग्री क्यों बनाया, क्योंकि इंडक्टर के केस में आपका जो करंट होता है वो पीछे होता है और जो वोल्टेज होता है वो 90 डिग्री आगे होता है। तो ये क्या है, वोल्टेज है। ठीक है, तो ये वोल्टेज इस करंट से 90 डिग्री आगे होगा, तो ये 90 डिग्री आगे चली गया। ठीक है, और मैं इस लाइन को अगर ज्वाइन करता हूं, ठीक, देखो V1 ये हो गया प्लस I1 R इक्विवेलेंट प्लस I1 X इक्विवेलेंट, क्या बना, V1। तो ये लाइन क्या कहलाएगी, V1 कहलाएगी। ठीक हो गया। और कभी कभी देखो ये क्या चीज है, ये यहां से लेकर यहां तक क्या बना, मतलब ये दोनों जब जुड़ते हैं ना तो रेजिस्टेंस और आपका इंडक्टेंस का
जो रेजिस्टेंस होता है उसे क्या कहते हैं, रिएक्टेंस। रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस जब जुड़ेंगे तो क्या बनता है आपका, इंपीडेंस। जेड से हम डिनोट करते हैं, तो ये कितना आएगा फिर, ये I1 जेड इक्विवेलेंट भी कहते हैं। इन दोनों को आपस में अगर जोड़ दोगे तो क्या मिलेगा आपको, I1 जेड इक्विवेलेंट। तो इसे हम क्या कहेंगे, इस पॉइंट को, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनते हैं, I1 जेड इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये था आपका लैगिंग का पावर फैक्टर का वेक्टर डायग्राम। ठीक है, अब आता है आपका यूनिटी के लिए। ठीक है, फॉर यूनिटी पावर फैक्टर। यूनिटी पावर फैक्टर मतलब आपका करंट और वोल्टेज सेम फेज में है। ठीक है, तो पहले मैं आपका क्या बना लेता हूं, V2 बना लेता हूं। ठीक है, ये V2 हो गया आपका, V2 डैश, सॉरी। अब यूनिटी पावर फैक्टर की बात, करंट इसी के फेज में है। यूनिटी पावर फैक्टर मतलब ना लैगिंग है ना लेड है, तो मतलब करंट इसी के आगे, तो ये आपका क्या हो गया, इसी के आगे करंट है। ठीक है, तो इसी फेज में आपका करंट है। ठीक, तो देखो फिर, अब मुझे V2 डैश तो मिल गया, अब मुझे क्या चाहिए, ये वाला वोल्टेज चाहिए। ठीक है, तो अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज होता है वो करंट के ही फेज में होता है। तो करंट ये है, तो इसी के फेज में क्या होगा आपका, I1 R इक्विवेलेंट, क्योंकि रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज और करंट एक ही फेज में होते हैं। तो करंट ये है तो वोल्टेज भी इसी फेज में बना दिया मैंने, इसी के आगे। ठीक है, अब आया आपका ये वाला हिस्सा, तो ये जो वोल्टेज है वो इंडक्टर के केस में, इंडक्टर के केस में आपका जो वोल्टेज होता है वो करंट से 90 डिग्री आगे होता है। तो ये करंट है इससे 90 डिग्री आगे। ठीक है, तो जो आपका वोल्टेज होता है वो 90 डिग्री आगे होता है। तो ये कौन सा वोल्टेज है आपका, JI1 X इक्विवेलेंट। ये वोल्टेज आपका इस करंट से 90 डिग्री आगे हो गया है। ठीक है, और इसको मिला देंगे तो क्या बनेगा, देखो V1 प्लस ये क्या बना, V1। ठीक है, और इसको अगर जोड़ देंगे तो क्या है, ये वही आपका I1 Z इक्विवेलेंट। ठीक हो गया, तो ये आपका यूनिटी पावर फैक्टर के लिए भी आपका वेक्टर डायग्राम हो गया। ठीक है, अब इसी में लास्ट क्या है आपका, लीडिंग। ठीक है, तो लीडिंग के लिए देखो फिर, लीडिंग पावर फैक्टर के लिए, ठीक है, देखो ये आपका V2 डैश। ठीक है, V2 डैश हमने बेस माना हुआ है। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, लीडिंग की, तो करंट आपका आगे होगा, तो ये आपका क्या है, करंट I1। ठीक है, I2 डैश को या I1 को एक ही बात है। ठीक है, दोनों बराबर होते हैं। तो अब V2 डैश मिल गया, ये वह वोल्टेज है, ये वोल्टेज रेजिस्टेंस का वोल्टेज है, तो ये करंट के फेज में ही होता है। करंट ये है तो इसी के फेज में, इसी के पैरेलल बना दिया। ठीक है, तो ये क्या चीज है, I1 R इक्विवेलेंट। ठीक हो गया, अब ये वाला वोल्टेज भी जोड़ना है, और ये वोल्टेज आपका क्या होता है इसमें, जो करंट होता है, ये करंट है भी, तो इससे 90 डिग्री आगे, तो ये बना दिया आपका 90 डिग्री आगे। तो ये आपका क्या चीज है, J1 I1 X इक्विवेलेंट। तो इन सबको जोड़ दोगे आप, इस पॉइंट को, तो ये क्या मिलेगा आपको, V1। ये क्या चीज है, V1। ठीक है, तो ये आपका V1 हो गया। ठीक है, और ये दोनों पॉइंट क्या होंगे आपके, I1 Z इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक था आपका। ठीक है, तो ग्राफ की हेल्प से मैंने समझाने की कोशिश की आपको। ठीक है, कि क्योंकि देखो इससे पहले मैंने आपको इक्विवेलेंट सर्किट इसलिए बनाना जरूरी था ना, क्योंकि ये इक्वेशन कहां से आया फिर ये पता नहीं चलता। ठीक है, ये इक्वेशन जो आपको लिखाई मैंने, ये ट्रांसफॉर्मर की इक्विवेलेंट सर्किट से निकाली हुई इक्वेशन है। इसी की हेल्प से हम इसका वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करते हैं, लीडिंग या फिर लैगिंग या फिर यूनिटी पावर फैक्टर के केस पे। ठीक हो गया, तो इतना आपका वेक्टर डायग्राम बहुत है। ठीक है, इससे ज्यादा डिटेल में फिर वो काफी डिटेल हो जाएगा। ठीक है, तो ITI बेस के लिए इतना बहुत है। ठीक है, इससे ज्यादा फिर तो बहुत डिटेल में हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने ज्यादा ही बता दिया आपको। ठीक है, तो ये लीडिंग पावर फैक्टर तक हो गया आपका यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद जो है आपका वोल्टेज रेगुलेशन और टेस्ट इन ट्रांसफॉर्मर, ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ठीक है, ये हमारा कल का वीडियो होगा। ठीक है, आज के लिए आप इसको देखिए। ठीक है, अगर कुछ समझ नहीं आता है फिर आप मुझसे पूछिए। ठीक है, ठीक, और तैयारी करते रहिए घर में। ठीक है, शायद से अक्टूबर में आप लोग के अक्टूबर लास्ट ठीक है एग्जाम हो, क्या पता। ठीक है, लेकिन आप अपनी ओर से तैयारी करते रहिए। ठीक, अगर कोई कंफ्यूजन होता है आपको
तो आप व्हाट्सएप में जो ग्रुप बनाया है उसमें मैसेज करके पूछ लीजिए, ठीक है, या कॉल कर सकते हैं आप मुझे, ठीक है। तो आप घर में प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट।